हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन लॉजिकल कोचिंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लाइट का लेक्चर नंबर 2, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही छोटा वीडियो होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को टॉपिक वाइज करके पढ़ाई करने वाले हैं। बात समझ में आया क्या? टॉपिक वाइज करके पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक। तो हमारा आज का जो टारगेट होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद बात करेंगे, और कुछ छोटे छोटे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आसानी से ख़त्म कर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ स्टूडेंट्स, जो इस लेक्चर को पेन एंड पेपर से नोट नहीं बनाना चाहते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके इस लेक्चर का PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लेक्चर से रिलेटेड DPP जरूर बनाना। DPP बनाने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो चलो समय का बर्बादी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप हमें क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि हम तो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं, फिर भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरा तो कुछ लाइट नहीं है, फिर भी आपका क्या जवाब होगा? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि सर हम आपको देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी प्रकार का, चाहे बल्ब का लाइट हो या सन का लाइट हो, आप पर पड़ रहा है और पड़ने के बाद वो टकरा रहा है लाइट, ऐसे आया, टकराया, और टकराने के बाद बाउंस बैक हुआ हमारी तरफ आया सर, और फिर हम आपको अच्छे से देख पा रहे हैं। उसी तरह से दुनिया में हर एक चीज़ किसी को देखता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देखता है। हाँ, अगर लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उसका खुद का लाइट है तो अलग बात है। और भी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मिरर में स्टूडेंट्स आपका चेहरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर उसमें हमारा इमेज बन जाता है। इमेज कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझते हैं क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि लाइट पहले आता है और टकरा के आप तक जाता है। तो लाइट के आना और टकरा के जाना, इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फेनोमिना को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, ये कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पे कहीं से भी लाइट आया, ऐसे आके इस पे टकराया, टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा, कहीं तो ऐसे जाएगा, टकरा के गया। तो इस प्रोसेस को, आना और टकरा के जाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गॉट माई पॉइंट? इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन सिंपल है, फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी कि कोई लाइट आती है और टकरा के वापस चली जाती है, तो आकर टकरा कर वापस जाने की प्रक्रिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। हालांकि आप इतना छोटा डेफिनेशन नहीं लिखोगे, डेफिनेशन वही लिखोगे जो नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। बात समझ आया क्या? चलो भाई, ठीक सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। अब क्या करें सर? तो अब मैं बताता हूँ some important points, important definitions related to reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन को हमें समझना होता है। कौन कौन से डेफिनेशन होते हैं? तो पहला आता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन,
आपको फोर्थ नंबर पे आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे लिखेंगे, उससे पहले आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड फिफ्थ में आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स को जानते हैं ऑलरेडी, फिर भी हम लोग इसे एक बार समझते चलते हैं ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो, कुछ भी चीज़ छूट ना जाए। देखो भाई, क्या है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि सर जो लाइट है वो लाइट ऐसे आएगी, कहीं से ना कहीं से तो आएगी, सोर्स ऑफ लाइट ऐसे होगा, और आने के बाद इस सरफेस से टकराएगी। एक्चुअली में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और टकराने के बाद ऐसे वापस चली जाएगी। तो मान लो हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं P, और इसका नाम दे देते हैं A, कि A से लाइट आया, P पे टकराया और टकरा के B के तरफ गया। अब यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज नॉर्मल। स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना होगा कि ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जो कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, जो कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। चाहो तो आप इसमें एक और नाम ऐड कर लो कि 6 नंबर पे हम लोग नॉर्मल भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलो अब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ख़त्म, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। बोलो, बात क्लियर हुआ? ठीक। उसके बाद इंसिडेंट रे सर क्या होता है? इंसिडेंट रे, तो जो लाइट रे जो होती है, जो सोर्स से आकर टकरा रही है, उसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। ये लाइट हमारा क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। अब इस लाइट के बारे में क्या ख्याल है आपका, इस रे के बारे में? अगर आप लोग रे बीम से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमारे लाइट के फर्स्ट लेक्चर को देखें। देखो, टकराने के बाद जो लाइट रे जा रही है ना, टकराने के बाद जो लाइट रे जा रही है उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा आपका नॉर्मल। सबका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे आ रहा है। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, जिसे I से डिनोट किया जाता है। एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल, ये वाला, इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। बात समझ आया? इसे हम लोग एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल मेड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज डिनोटेड बाई द स्मॉल r। सारे डेफिनेशंस क्लियर हो गए? चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं आगे। अभी अभी हम लोगों ने समझा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स हैं और ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन का 2 टाइप होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसी को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को एक और किस नाम से जानते हैं?
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, आपको दोनों में अंतर बताता हूँ। एक तरफ लिख लेता हूँ, तो हमने एक तरफ लिख लिया रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे तरफ लिख लिया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि वैसा रिफ्लेक्शन, बात समझना 10th क्लास, क्योंकि ये एग्जाम में भी कई बार आ जाता है डायरेक्ट, वैसा रिफ्लेक्शन जिसका इंसिडेंट रे या फिर आप इंसिडेंट बीम भी कह सकते हो पैरेलल हो। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा। उसका रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा स्टूडेंट्स? पैरेलल होगा। That type of reflection in which the incident ray as well as the reflected ray are parallel after reflection is known as regular reflection. It generally occurs on a smooth surface. बाबू एक बात समझ लो, जितना सरफेस स्मूथ होगा, जितना सरफेस स्मूथ होगा उस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इंसिडेंट रे भी पैरेलल होंगे, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगे। बोलो बात समझ आया? सर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मान लो आपके पास रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ सरफेस। और हुआ ये स्टूडेंट कि इस पे आपने ढेर सारे रेज को इंसिडेंट कराया पैरेलली। ढेर सारे रेज को ऐसे पैरेलली इंसिडेंट कराया, ठीक। लेकिन ससुरा रिफ्लेक्शन के बाद एक इधर गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया। समझ रहे हो बात को? इधर उधर, जिधर मन उधर। कितना इसमें ऐसे आए पैरेलली, ऐसे पैरेलली आए और टकराने के बाद ऐसे वापस से चले गए। ले ऐसे हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो जिसका इंसिडेंट रे तो पैरेलल हो लेकिन रिफ्लेक्टेड रे किधर भी रैंडम डायरेक्शन में चला जाए, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। इट अकर्स ऑन व्हाट? बोलिए आप लोग। इट अकर्स ऑन रफ सरफेस। ये बच्चों हमेशा रफ सरफेस पे होता है। गॉट माई पॉइंट? चलो ठीक, हमने समझा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे आप नोट लिख लो। नोट, आपको पता है सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो है ना लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसीलिए हम लोग मिरर उरर के पीछे सिल्वर की कोटिंग करते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट टाइटल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भैया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? आप सोच रहे होंगे कि सर बाकी सब ने तो आपने कैपिटल ये स्मॉल लेटर में लिखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैपिटल लेटर में क्यों लिखा? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है 7-8 में आप इसे पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी 10th क्लास में भी इसे समझना है। इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो सिंपली रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं और दोनों लॉ को हमें समझना है। पहला लॉ क्या होता है? पहले मैं फिगर बना के एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ये रहा है आपका रिफ्लेक्टेड रे एंड ये रहा है आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। और ये रहा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा है आपका
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो बात समझ आया? सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसे पता चलता है? एरो से। लाइट आ रही है तो इंसिडेंट रे, लाइट जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस पे जो चीज परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा नॉर्मल। फर्स्ट लॉ कहता है स्टूडेंट, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal, all these three lie in the same plane। ये तीनों के तीनों स्टूडेंट्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये देखो ना, बोर्ड पे बना दिया, बोर्ड एक प्लेन है तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। बात समझ आया? दूसरे तरफ नहीं जाएंगे, दूसरे प्लेन में नहीं जाएंगे। बोलो क्लियर है? सेकेंड लॉ ये इंपॉर्टेंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज, मेरा कहने का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मतलब अगर लाइट जो है, यहाँ पे समझाता हूँ, अगर लाइट जो है नॉर्मल से 45 डिग्री पे आके टकराती है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 45 डिग्री पर ही होगा स्टूडेंट। रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 45 डिग्री पे ही होगा। अगर ये 37 डिग्री पे हो जाए ना, इन केस अगर ये 37 डिग्री पे हो जाए ना, ये वाला चीज़, तो ये भी 37 डिग्री पे ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल पे लाइट रे आके टकराती है उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे जाती है। गॉट माई पॉइंट? यही थे दोनों लॉ। पहला लॉ, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, ध्यान देने वाली बात क्या है? नोट, मैं इतना दूर में लिख देता हूं। ध्यान देने वाली बात यह है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस। स्टूडेंट याद रखें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे सरफेसेस के लिए वैलिड है। चाहे वो प्लेन सरफेस हो, चाहे वो रफ सरफेस हो, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, हर तरह के सरफेसेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वैलिड है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी जो हुआ ना, इधर उधर चला गया, आपके मन में ऐसा लगेगा कि सर जो आपने अभी इससे बताया कि ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे, तो क्या इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा है? हाँ, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इसका नॉर्मल जो है ना, कहीं यहाँ होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन बोर्ड इरेज करके, ठीक है? एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। मान लो आपका ऐसा है रफ सरफेस, मान लो ऐसा है रफ सरफेस, लाइट ऐसे आया, टकराया और ऐसे चला गया। अब तुम सोचोगे कि इसका नॉर्मल तो यहाँ है ऐसे, इसका नॉर्मल तो यहाँ है ऐसे,
तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर नहीं रहा, लेकिन गलत सोच रहे हो आप, ये नॉर्मल है ही नहीं। देखो कैसे, एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। इस पॉइंट को बाबू आप जूम करो, जूम, इस पॉइंट को क्या करो, जैसे होता है ना, फोटो खींचा, खींचा खींचा खींचा, जूम किया, तो जूम करो। जूम करके जब आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऐसे था, समझ रहे हो मेरी बात को, ये जो पार्ट है ना ऐसे था, ऐसे, ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा है, ये छोटा सा पॉइंट को सिर्फ जूम किया है, छोटा सा पॉइंट को जूम किया, तो ये पार्ट ऐसे है, तो ये पार्ट जब ऐसे, तो इस पर नॉर्मल ऐसे होगा ना, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस पर तो नॉर्मल ऐसे होगा ना स्टूडेंट, जो कि इसके 90 डिग्री पे होगा। बाय द वे मेरे से 90 डिग्री बन नहीं रहा है यहाँ पे अभी, हाँ कुछ हद तक ठीक है, समझ लो, इसी पे 90 डिग्री पे होगा, जिसमें रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका ऐसे आया हुआ है, सॉरी इंसिडेंट रे जो है आपका ऐसे आया हुआ है। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आया है तो इससे उतना ही एंगल बनाते हुए किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, ऐसा तो नहीं कैसे आके ऐसे चला जाएगा, समझे बात को। तो इसीलिए ये ऐसे गया और ऐसे चला गया। फिर कहोगे सर ऐसे वाला कैसे हो जाता है, मान लो ऐसे गिरा तो एकदम पैरेलल गिरा और ऐसे चला गया सर, ये कैसे, ये इसलिए क्योंकि यहाँ का नॉर्मल ऐसे है, हर पॉइंट पे अलग अलग नॉर्मल होता है, एक ही नॉर्मल हर जगह काम नहीं करेगा, जिस जगह का जैसा सरफेस है उस पे 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया क्या। तो आपको ये याद रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस। ठीक, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले, स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो, कर लिए, आंसर मैच करो। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द सरफेस। जो 53 डिग्री बना रहा है ना, वो सरफेस से बना रहा है। किस चीज़ से बना रहा है, सरफेस से, नॉर्मल से नहीं। फिगर बनाते हैं ऐसे, ऐसे आया, ऐसे गया, चलो ठीक है, नॉर्मल यहाँ बना दिया, ये इंसिडेंट रे बताया, ये रिफ्लेक्टेड रे बताया, बोला कि सरफेस से 53 डिग्री, ये 53 है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बताया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये है आर, और हमसे पूछा कौन सा है, आर। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल है वो सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, तो I प्लस 53 90 होना चाहिए मिलजुल के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 90 माइनस 53। इस 53 डिग्री को 90 में से माइनस कर दो, तो ओ वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ वैल्यू हो जाएगा आई थिंक 47 डिग्री। सही है क्या, सॉरी 37 डिग्री, वैल्यू क्या आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक, 37 आ गया। सिंस वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद है ना, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका होगा 37 डिग्री। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 37, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 37। इसमें कौन सा ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज, खत्म। ये नॉन की स्पेलिंग सही है ना, ये लगेगा ना। देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन सेकेंड सरफेस। जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, आपका ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस, दोनों स्मूथ सरफेसेस हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और ये सरफेस के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ आया। और इस पे लाइट आ रही है ऐसे, जो कि मिरर से 30 डिग्री बना रही है। तो इस सरफेस पे
कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये बताना है। सॉल्व कर लिया क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कि जब ये लाइट रे ऐसे आई तो जाहिर सी बात है कि टकरा के ऐसे जाएगी। भाई टकरा के तो आना ही है, टकरा के तो आना ही है। और जब टकरा के ऐसे आएगी तो इस मिरर पे भी आके टकराएगी, और इस मिरर पे जब आके टकराएगी तो टकरा के फिर ऐसे भी जाएगी। बोलो क्या बात समझ आया कि नहीं आया? टकरा के फिर ऐसे भी जाएगी। तो इस मिरर का जो नॉर्मल होगा, लेट्स से n1, और इस मिरर पे भी एक नॉर्मल होगा, आई मीन इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल होगा, लेट्स से n2, n1 n2। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट सरफेस, और ये एंगल होगा R1। सिमिलरली ये जो एंगल होगा ये होगा I2। हमें बताना है R2 का वैल्यू। तो देखो डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। ये अगर 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 60। 90 में से माइनस करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 मिला। ये 60 तो ये भी कितना होगा? समझ रहे बात को? ये भी 60 होगा। हाँ सर आप तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक समझ आया सर? बहुत ही छोटा सवाल है। अच्छा इस ट्रायंगल के बारे में क्या ख्याल है? आपको ऐसे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ऐसे एक डॉटेड लाइन, ऐसे एक डॉटेड लाइन। यहाँ पे इधर ये वाला गया है n1, इधर ये गया है n2। ये एंगल हमको पता चल गया 60 है भैया। ये एंगल हमें पता है 90। बोलो पता है कि नहीं? सोचो किसको किसको पता है। देखो ये एंगल 90 है नॉर्मल से ये सरफेस का, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल नॉर्मल से सरफेस का 90 है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी 90 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल तो 360 ही होने हैं। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। अब इस ट्रायंगल में लॉ लगा लो, एक ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम कितना होता है? 360। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा? 30 बचेगा। यानी कि ये एंगल कितना हो गया हमारा? 30। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 30। क्यों? एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2। एंगल I2 कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल R2 भी कितना होगा? 30 डिग्री, विच इज आवर आंसर। बात समझ आया? तो इस तरीके से आप कितने भी लगा लो और कैसा भी लगा लो, आया बात समझ में? आप कितने भी लगा लो और कैसा भी लगा लो, आप बस एक बात याद रखना कि ये जो मिरर है इसमें अगर आपको एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उस पर इमेज कैसे बनता है। तो इसके बाद वाला लेक्चर भी ज़रूर देखना, इसके पहले वाला ज़रूर देखो, ये भी देखो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।